पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के भारत दौरे की होगी। आज वो भारत पहुंचे, सांस्कृतिक अंदाज में उनका स्वागत हुआ, पीएम मोदी से मुलाकात हो रही है। लेकिन सत्ता में आपको बताएंगे ट्रंप के बेहद करीबी जेडी वैंस की चर्चा पाकिस्तान में क्यों हो रही है, क्यों पाकिस्तान की जनता अपनी ही सरकार को कोस रही है और भारत का गुणगान कर रही है। उत्तराखंड के बाद अब पूरे देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू करने की तैयारी चल रही है। इसका लोडिंग वाला वीडियो ट्रेलर भी आ चुका है। यूसीसी पर कैसे देश का राजनीतिक तापमान अचानक हाई हो चुका है, आपको बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि पूरे देश में यूसीसी लागू होने से क्या बदल जाएगा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को दिल्ली वाला राजनीतिक अपडेट भी दे दें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने उनके पार्षदों को तोड़ा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि आप पहले से ही निगम में बहुमत खो चुकी है। सत्ता में राहुल गांधी के आरोपों की बात भी होगी, जो उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधे अमेरिका से लगाए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता किया था। इस पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने विदेश में संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है। कैसे इस पर सियासी टकराव हुआ, आपको बताएंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को गोल्ड की बढ़ती कीमतों वाली जानकारी भी दे दें। कुछ दिनों में सोने की कीमत 1 लाख तक पहुंच सकती है। अभी देश में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 99,800 रुपए है। वहीं चांदी की कीमत 98,500 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। एक अपडेट भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर भी है। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की वापसी हुई है। पिछले वर्ष दोनों को इससे बाहर किया गया था। इसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा A+ में बरकरार रहेंगे। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें फेफड़ों में इन्फेक्शन था। पोप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। वेटिकन में उनका अंतिम संस्कार होगा। 14 फरवरी को रोम के जमेली अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उस दौरे की जिसकी चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक हो रही है। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं। दुनिया भर में टैरिफ वाली टेंशन के बीच आज जेडी वैंस भारत के दौरे पर आए हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जेडी वैंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। आज सुबह 9:45 पर वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रिसीव किया। जेडी वैंस के दौरे से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। भारत के इस कूटनीतिक शॉक से पाकिस्तान की सत्ता हिल चुकी है, वो भी इस कदर कि वहां की आवाम शहबाज की सत्ता को कोस रही है। इसे आपको कुछ चर्चाओं से समझाते हैं जो पाकिस्तान में हर तरफ हो रही हैं। आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस सपरिवार भारत दौरे पर पहुंचे हैं। वो 4 दिन तक भारत में रहेंगे। वहीं पाकिस्तान जल रहा है, रो रहा है। वहां की जनता ये कह रही है कि अमेरिका से कोई भी पाकिस्तान नहीं आता है। जेडी वैंस को पीएम मोदी ने डिनर पर बुलाया। थोड़ी देर बाद वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। पीएम मोदी और जेडी वैंस के बीच मुलाकात हो रही है। इस पर भी पाकिस्तान की पीड़ा को आप समझिए। वहां जनता सरेआम ये कह रही है कि अमेरिका पाकिस्तान से ज्यादा भारत को अहमियत दे रहा है। भारत में जेडी वैंस ने आज सपरिवार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। पाकिस्तान में चर्चा ये है कि वहां के हालात इतने बुरे हैं कि कोई नहीं आना चाहता है। जेडी वैंस का आज भारतीय संस्कृति वाले अंदाज में स्वागत भी किया गया। वहीं पाकिस्तान के लोगों की जुबान पर कंगाली है, महंगाई है, बर्बादी है। ऐसे ही शब्दों के साथ वो पाकिस्तान की सत्ता को ये कह रहे हैं कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। भारत अमेरिका में कूटनीतिक वार्ता ट्रेंड हो रही है। पाकिस्तान का दर्द ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं देता है। सोचिए, जिस पाकिस्तान का पेट अमेरिका के प्रसाद से भरता है, वो ये कह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं देता है। एक तरफ भारत और अमेरिका की दोस्ती वाली नई उड़ान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि वहां की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। आप पाकिस्तान के दर्द को सुनिए। ये आवाज शहबाज शरीफ के कानों में बहुत चुभने वाली है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अपनी पत्नी उषा, बच्चों इवान, विवेक और मिराबेल के साथ भारत दौरे पर हैं। आज दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में वो करीब 1 घंटे तक रहे। जेडी वैंस ने पूरे परिवार के साथ मंदिर में फोटोज खिंचवाई। सिर्फ 40 सेकंड में देखिए भारत में जेडी वैंस का कैसे पारंपरिक स्वागत हुआ। इसका एक वीडियो एल्बम देखिए।
जेडी वैंस का भारत दौरा दो वजहों से महत्वपूर्ण है। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील टैरिफ को लेकर तनाव की स्थिति है। इसीलिए व्यापार, टैरिफ, क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत पर फोकस रहेगा। ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत पर 26% टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे बाद में 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। वैंस की यात्रा से इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाने और तनाव को कम करने की उम्मीद है। आज वैंस के भारत दौरे का पहला दिन है। दिल्ली भ्रमण के बाद वो जयपुर जाएंगे, जहां उनके स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। आमेर के किले में हाथी जेडी वैंस को माला पहनाएंगे। चंदा और पुष्पा नाम के हाथियों ने आज माला पहनाने का रिहर्सल भी कर लिया। ये राजधानी जयपुर का हाथी गांव है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जेडी वैंस वो राजधानी जयपुर में आएंगे और 4 दिन जो है राजधानी जयपुर में रुकेंगे। उनके स्वागत की तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका स्वागत हाथियों के द्वारा किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों हाथी हैं, पुष्पा और चंदा। तो परंपरा रूप से जो हमारे राजा महाराजाओं के ज़माने से जो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी इनको पहनाई जाएगी और इन पर पेंटिंग करी जाएगी। सुबह जब 8 बजे लगभग हम आमेर किले पे पहुँचेंगे तो वहाँ तैयार करके और इनको परंपरा रूप से वहाँ रेडी करके आमेर महल पे हम पहुँचेंगे। एक बार आप सलामी करा के एक बार दिखाइए किस तरीके से आप ये तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है सैल्यूट किया जाएगा उन्हें। ये सलामी जो है इनके द्वारा की जाएगी और उसके साथ साथ में ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं, ये राजस्थान की परंपरा है, जयपुर की परंपरा है कि हाथियों से किस तरीके से जो है स्वागत कराया जाता है। ये दोनों जो हाथी हैं ये माला भी पहनाती है, चंदा जो माला पहनाती है, पुष्पा जो है आशीर्वाद देती है और ऊपर से मावत जो है फूलों की बरसात करे। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर वो करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं राइड भी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी हलचल है। इसकी शुरुआत हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए दावे से। ट्रंप ने दावा किया है कि इस हफ्ते रूस यूक्रेन में संघर्ष विराम पर फैसला संभव है। उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन इस हफ्ते नई डील कर सकते हैं। रूस यूक्रेन अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार करेंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल है कि क्या ये सिर्फ एक और राजनीतिक बयान है या वाकई कोई गंभीर कूटनीतिक प्रगति हो रही है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, अमेरिका ने इसको लेकर अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों ने ये साफ कर दिया है कि अगर इस हफ्ते कोई ठोस प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका मध्यस्थता से खुद को अलग कर सकता है। रूबियो ने शुक्रवार को कहा था कि हमें ये तय करना है कि ये डील मुमकिन है या नहीं। अगर नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन डील के करीब है। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर 1300 से अधिक उल्लंघनों के आरोप लगाए हैं। 30 घंटे का संघर्ष विराम खत्म हो चुका है। क्या चल रहा है ये भी आप जान लीजिए। अमेरिका और रूस के बीच पिछले कुछ हफ्तों में कई दौर की वार्ताएं हुई हैं। पेरिस में हुई बैठक में यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने कहा कि कीव 90% अमेरिकी फ्रेमवर्क से सहमत है, बशर्ते सीमाओं पर समाधान हो। अमेरिकी सूत्रों का कहना है कि इस हफ्ते लंदन में फाइनल ऑफर रखा जाएगा, जिससे तय होगा कि युद्ध को विराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सौदेबाजी की रणनीति के लिए जाने जाते हैं। कई बार वो समयबद्ध दबाव बनाते हैं ताकि दूसरे पक्षों को तेजी से निर्णय लेने पर मजबूर किया जा सके। हालांकि ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान 24 घंटे में युद्ध खत्म करने का ऐलान किया था और अब ट्रंप के राष्ट्रपति बने 3 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में ट्रंप की नई डेडलाइन दिखाता है कि अमेरिका अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। एक पक्ष यह भी है कि अगर डील नहीं हुई तो ट्रंप संयुक्त राष्ट्र या नेटो को इस मामले में निपटने की बात कहकर अलग हो जाएंगे। सवाल यह है कि वक्फ कानून 2025 को लेकर सुपर ओवर में खेल रही केंद्र सरकार क्या जल्दी ही देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाली है। क्या मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूसीसी के ट्रेलर रिलीज होने लगे हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का जिक्र किया था। अब बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के कामों के साथ यूसीसी लागू होने के संकेत दिए गए हैं। इस वीडियो में लिखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद काफी रिएक्शन है।
इस पर हमने सत्ता की एक पूरी कुंजी तैयार की है, लेकिन पहले आप वो वीडियो देखिए जिसने यूसीसी विरोधियों की हृदय गति बढ़ा दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। इसी वर्ष 27 जनवरी को उत्तराखंड में राज्य स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। गोवा में पुर्तगालियों का बनाया हुआ सिविल कोड आज़ादी के पहले से लागू है। गुजरात और असम सरकार भी अपने अपने राज्यों में यूसीसी लागू करने का ऐलान कर चुकी हैं। इस सब के बीच कुछ दिन पहले हरियाणा की एक रैली में पीएम मोदी ने यूसीसी के संकेत दिए थे। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा था। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, डंकी की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। अब जब सरकार धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड का नाम दे रहे हैं, तो इसके विरोधियों की धड़कन बढ़ने लगी है। उनके मन में यह सवाल है कि क्या वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से सरकार को सहयोगियों का समर्थन मिला है, उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सरकार सहयोगियों के समर्थन से आगे बढ़ सकती है। अभी तक तो इनके पास यूसीसी का सही ड्राफ्ट ही नहीं है। हर स्टेट में अलग यूसीसी की बातें कर रहे हैं और ये रोज नई नई मुद्दे ला करके जो बुनियादी चीजें हैं उससे ध्यान हटा देते हैं। कभी वक्फ ले आएंगे, कभी यूसीसी ले आएंगे, बस नफरत 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 के। अगर यूसीसी भी लाना तो नफरत क्यों बोल रहे हो भाई? नफरत से नहीं चलेगा। आप पर्सनल लॉज को, जो जिस धर्म के पर्सनल लॉ हैं उनको आप बाईपास नहीं कर सकते। संविधान, हर काम संविधान के खिलाफ करना है। वक्फ का मामला हो या अब यूसीसी का मामला हो, ऐसे मसाइल बार बार उठाए जा रहे हैं जिससे कि किसी का भी हम समझते हैं कि फ़ायदा होने वाला नहीं है। और बारहा ये बात कही गई है फैक्ट्स और फिगर की बुनियाद पर कि यूसीसी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। यूसीसी किसी भी सूरत पे मुसलमानों को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो शरीयत का लिहाज पास उसमें नहीं किया जाएगा। जैसा कि उत्तराखंड में यूसीसी आया, उसमें भी शरीयत का लिहाज पास नहीं किया गया है। मजहब में गवर्नमेंट की मुदाखलत समझी जाएगी। मुसलमान सिर्फ सोचते हैं, समझने की भी जरूरत है। मुझे लगता है इसमें हमें समझना चाहिए, अगर हमारे मजहब इस्लाम के खिलाफ कोई चीज़, कोई सिविल कोड हो या कोई जुबान भाषा हो या कोई भी चीज़ हो, तो मेरे ख्याल से उसमें मुसलमान बिल्कुल जाहिर सी बात है उसमें विरोध करेगा। लेकिन अगर हम सोच लें, उसको ठीक से समझ लें कि हमारे मजहब धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है और इससे हमें कोई घाटा नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से विरोध करने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को एकदम फेस पर लाएं, सामने आके बताएं कि भाई आपके किसी मजहब धर्म से, रिलीजन से इसका कोई मतलब नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का तर्क यह है कि ये संविधान में मिले उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में हिंदू सिविल कोड थोपने की साजिश है। ऐसे में न्यूज मित्रों के लिए यह जानना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसके लागू होने से क्या होगा। अभी देश में धर्म और परंपरा के नाम पर समुदायों के अपने अपने नियम कानून हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर सभी के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति बंटवारे के नियम एक होंगे। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों को लेकर समानता रहेगी। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक कानून का नक्शा है।
अब हम आपको कुछ ऐसे तथ्य दिखाते हैं जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आखिर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा क्यों हो रही है। आखिर क्यों एक देश एक कानून की मांग हो रही है? क्योंकि अभी नियम और कानून अलग अलग हैं। जैसे हिंदू कोड बिल के मुताबिक एक से ज्यादा शादी नहीं की जा सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादी तक करने की इजाजत देता है। हिंदू धर्म में पति या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(1) के हिसाब से अपराध है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शादीशुदा मर्द की दूसरी शादी आपराधिक कदम नहीं माना जाता। इसी तरह हिंदू कोड बिल के मुताबिक महिलाओं को संपत्ति में हिस्से का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक आखिरी वक्त तक साथ रहने वाली पत्नी या पत्नियां जो निकाह में हो वो ही संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी। हिंदू कोड बिल के मुताबिक किसी विधवा या तलाकशुदा महिला को पति की संपत्ति में हक मिलेगा, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यूसीसी पर बीजेपी ने पहली बार ट्रेलर रिलीज नहीं किया है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक राजनीतिक यात्रा है जो कई दशकों से चली आ रही है। 1980 में बीजेपी की स्थापना से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मुद्दा रहा है। बीजेपी ने हमेशा यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। 1998 से 2004 और फिर 2014 से अब तक सत्ता में रहने पर भी बीजेपी इसे लागू नहीं कर पाई। 2019 में 300 पार आने के बाद भी यूसीसी लागू नहीं हो पाया था। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा कई बार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिएक्ट भी किया है। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी नागरिकों के शांतिपूर्ण तरीके से मिलकर रहने का ताकतवर हथियार है। 2025 में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बड़ा बयान दिया और कहा कि यह असमंजस की स्थिति है, यूसीसी लागू क्यों नहीं किया जा सकता। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश नहीं हुई। 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने यूसीसी पर कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। ऐसी नागरिक संहिता हो जो सब पर लागू हो। सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, संविधान निर्माताओं में से एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी 2 दिसंबर 1948 को यह कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश होनी चाहिए। समझ नहीं आता कि धर्म को इतने अधिकार क्यों दिए जाएं कि वो हमारे पूरे जीवन पर कब्जा कर ले। एक बार जल्दी समझ लीजिए कि समान अधिकारों पर संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों में क्या क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि देश के हर नागरिक के अधिकार एक समान है। अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार सर्वोपरि नहीं है। कुल मिलाकर सरकार ये संकेत देने में कोई कमी नहीं कर रही है कि यूसीसी एजेंडे में काफी अहम स्थान रखता है। बस अब देखना यह है कि वक्फ कानून और ट्रिपल तलाक जैसे कानून बना चुकी ये सरकार यूसीसी को कानूनी रूप कब देती है। अगली खबर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। पिछले एक हफ्ते से यह सवाल पूरे देश में ट्रेंडिंग है। बहस और विमर्श का दौर गर्म है। बहस ये चल रही है कि संसद बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट। ये सवाल किसी न किसी माध्यम से आप तक भी पहुंचा होगा। आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते होंगे। हम आपको अगले कुछ मिनट में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जवाब से पहले इस सवाल के जड़ में जाना होगा। ये जानना होगा कि आखिर इस बहस का बीज किसने बोया, मतलब शुरुआत कहां से हुई। इसके 2 हॉटस्पॉट हैं। एक है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान और दूसरा है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। 17 अप्रैल को उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए डिक्री आदेश पास करने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति के इस बयान पर विवाद थमा भी नहीं था कि उनके ठीक 2 दिन के बाद 19 अप्रैल को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसी लाइन को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत के संविधान ने जिस कानून को बनाया उस कानून की व्याख्या करे। अगर वो कानून की व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। इसको बंद कर देना चाहिए। पहले आप दोनों के बयान शब्दशः सुनिए, फिर आपको ये बताते हैं कि मसला क्या है। We cannot have situation where you direct President of India and
On what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). The judges who issued a mandamus virtually to the President and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना है। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के मामले में फैसला दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि किसी बिल पर एक निश्चित समय सीमा में राज्यपाल और राष्ट्रपति को अपना फैसला देना चाहिए। ये समय सीमा 1 से 3 महीने तक तय की गई थी। उसी वक्त ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कैसे निर्देश दे सकता है। संसद और अदालत के अधिकारों को लेकर ये जुबानी टकराव ऐसे वक्त में हुआ है जब वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कड़े सवाल पूछे। ऐसे में निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग उठ रही है। हालांकि उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी या नहीं ये तो आगे तय होगा, लेकिन निशिकांत दुबे के बयान पर सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। आप भी ध्यान से सुनिए। सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा। सुप्रीम कोर्ट से हमारी भूमिका हमेशा रही है कि माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जो अधिकार दिए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट सुप्रीम है, कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। तो दुबे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर तो हमें ये बताएं, क्या निशिकांत दुबे को कारण बताओ नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है? और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो प्रधानमंत्री आपकी स्वीकृति के बगैर एक सांसद छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह खोल ही नहीं सकता। देखिए, कांग्रेस को कम से कम इन मसलों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। देखिए, आज नौजवानों को ये जानना चाहिए कि कांग्रेस अक्सर संविधान, न्यायपालिका, प्रेस की आज़ादी, कुछ रटे रटाए उनके नारे हैं और उनका इस्तेमाल वो बारंबार करते हैं, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए कि देश में आपातकाल किसने लागू की। कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है लेकिन और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। शर्म की बात है कि आज भी ये शख्स पार्लियामेंट की इतने लीडिंग पोजीशंस में है भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि के रूप में। क्या दोहरी नीति है इस बीजेपी की? ये निशिकांत दुबे नहीं, ये बीजेपी बोल रही है। सत्ता पक्ष के लोग भी अगर इस तरह से टिप्पणी करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो आप बताइए कि उस न्यायपालिका का क्या होगा? उनका विश्वास कहाँ जाएगा? सीजीआई किस पाले में खड़े होंगे, सत्ता पक्ष के साथ या विपक्ष के साथ? या उनको कैसे आप इज्जत दे पाओगे जब आप खुद सत्ता पक्ष में रहकर बेइज्जती करोगे? इस तरह की टिप्पणी मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका के ऊपर नहीं करना चाहिए। इस मामले में जारी सियासी विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही घंटे के अंदर 2 अहम टिप्पणियां हुई जो कहीं ना कहीं मौजूदा राजनीतिक माहौल की ओर इशारा करती हैं। ये दोनों टिप्पणी एक ही जज ने की, जिनका नाम है जस्टिस BR गवई।
सुबह पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग वाली एक याचिका पर जब सुनवाई की मांग हुई तो जस्टिस गवई ने कहा, आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श जारी करें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। इसके ठीक कुछ देर के बाद दोपहर में ओटीटी पर अडल्ट कंटेंट को रोकने और पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर एक याचिका पर जस्टिस गवई ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये तो पॉलिसी मैटर है, ये देखना सरकार का काम है। आप चाहते हैं कि कोर्ट इसमें दखल दे, हम कैसे करें? हमारी तो आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। जस्टिस BR गवई की ये टिप्पणी विशेष अहमियत इसलिए भी रखती है क्योंकि 14 मई के दिन जस्टिस गवई 52 में CJI के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। खैर, अब बात करते हैं उस मूल प्रश्न की जो हमने शुरू में ही उठाया था कि संसद और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कौन है। वैसे तो इसका सीधा और स्पष्ट जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतिहास में कई ऐसे मामले हुए हैं जिन पर अगर गौर करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। 52 साल पहले 1973 में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया था। संसद के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के मूल ढांचे में संशोधन रोकने वाला ये ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली और आखिरी बार इतने ज्यादा सदस्यों की बेंच बैठी थी। उस आदेश में देश की सबसे बड़ी अदालत ने 3 प्रमुख टिप्पणियां की थी। पहला ये कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं है। दूसरा ये कि सरकार संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और तीसरा ये कि सरकार अगर किसी कानून में बदलाव करती है तो अदालत को सरकार के उस फैसले की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। हालांकि कानून बनाना या संविधान संशोधन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। उसके बाद देश में ये मौका कई बार आया जब अलग अलग मामलों में संविधान के मूल ढांचे का सवाल उठा और फिर सर्वोच्च अदालत ने उस पर अपना फैसला दिया। हाल के कुछ फैसलों के बारे में आपको ये बताते हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC एक्ट को रद्द करते हुए कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। विशेष रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता को कमजोर करता है। इस फैसले में भी 1973 के केशवानंद भारती फैसले का उदाहरण दिया गया। 2018 में आधार से जुड़े मामले में फैसला आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान का एक मूल ढांचा होता है जिसे संसद संविधान संशोधन के माध्यम से बदल सकती है। यह सिद्धांत संसद की शक्ति को सीमित करता है क्योंकि अनुच्छेद 367 के तहत संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। किसी भी मुद्दे का हल जब वर्तमान में नहीं मिलता है तो इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ता है। सरकार बनाम अदालत के इतिहास में जो बातें हुई वो हमने आपको तारीख के साथ बता दी। वैसे अनंत काल की बहस है कि सुप्रीम कौन है, क्योंकि इस पर कोई फुल स्टॉप अब तक तो नहीं लग पाया है। सत्ता में अब बात राहुल गांधी के उस बयान की जो उन्होंने दिया तो अमेरिका में था, लेकिन उस पर सियासी कलेश भारत में हो रहा है। राहुल गांधी 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठाए। अब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर चुनाव आयोग पर सवाल किया तो बीजेपी भड़क गई। भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाके बदनाम नहीं करता। राहुल गांधी जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान इसके कारण खड़ा हुआ है। ऐसी चीज़ें करने की जगह वो जनता में जाए, जनता का विश्वास वापस हासिल करे तो वो चुनाव जीत सकेंगे। दुनिया भर में कितनी भी बदनामी करके वो चुनाव नहीं जीत सकते। इससे उनका ही कद छोटा होता जाएगा।